चलिए तो फिर शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम लेक्चर नंबर 4 की। और लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक पढ़ा गया है। चैप्टर का जो पहला पेज था वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न लाइफ पढ़ा था। आजकल की जो लाइफ है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके अलावा स्विच के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट का फ्लो करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि वी और आई जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वी और आई का जो रेशो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है जिसे आर कहते हैं। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को रोकने का काम या उसको कम करने का काम जो करता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर उसका सिंबल होता है। यूनिट डेफिनेशन ये सब हमने इनकी पढ़ी है। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हमने पढ़ा था I = Q/T। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था हमने V = W/Q। इसका फार्मूला सामने लिखा ही हुआ है। सबकी डेफिनेशन पढ़ी, सबके फार्मूले पढ़े हमने। और सबकी जो 1 वाली डेफिनेशन थी ना कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब भी अब तक हमने पढ़ा। आज हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस से आगे का जो टॉपिक है आज उसको क्लियर किया जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने ये फार्मूला बना दिया था रेजिस्टेंस का, R = ρL/A। तो ये जो रो होता है, सबसे पहले आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको मैं पीछे कॉपी में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये फार्मूला बना लिया था रेजिस्टेंस का, R = ρL/A। तो रेजिस्टेंस के हमारे पास दो फार्मूले हो गए थे, एक तो ये होता ही है और एक ये है R = V/I। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले न्यूमेरिकल में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये फार्मूला बना कैसे था। हमने ये कहा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देते थे तो R = L/A आ जाता था। फिर हमने इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते थे और एक कांस्टेंट हम लगाते थे जिसको हम क्या कहते थे, रो कहते थे। तो इस तरह से हमारा फार्मूला तैयार हो जाता था 4 स्टेप में, 4 सिंपल स्टेप में एक अच्छा फार्मूला हम तैयार कर लेते थे। तो अभी हम इस रो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी अभी मैंने इस रो को क्या कहा था, कांस्टेंट कहा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रो इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रो को क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे। खाली कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको, लेकिन पूरा नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आम भाषा में शॉर्ट में इसको केवल क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अब जब भी कभी रो आएगा ना कहीं पे भी लिखा हुआ तो तुम समझ जाना कि हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो रो को क्या कहेंगे हम, रेजिस्टिविटी कहेंगे। आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रो को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी। आप ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की सिस्टर होती है, उसकी बहन होती है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। जो काम ये करता है वही काम ये भी करता है। ये करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, ये भी वही काम करती है। ठीक है, आगे लिखा है द एसआई यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, ओम थी। इस ग्रीक लेटर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो आती है ओम इंटू मीटर। तो ये जो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें लिख के दे रखी है ओम इंटू मीटर, ये आती कैसे है इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। तो ये यूनिट निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास फार्मूला है R = ρL/A। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से रो का फार्मूला बनाएंगे। उसके लिए ए तो चला जाएगा, आर में जाके मल्टीप्लाई, और एल आ जाएगा नीचे, और वहाँ पे क्या रह जाएगा, रो। तो इस तरह से रो का फार्मूला हमारे सामने निकल कर आया RA/L। एक बार फिर से समझिए, रो का फार्मूला बनाने के लिए ए को मल्टीप्लाई कर दिया और एल को लेकर डिवाइड में, तो ये बन गया रो का फार्मूला। अब इस फार्मूले में रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया,
कभी भी एरिया की यूनिट आपने देखी होगी तो हमेशा वो होती है मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी कहीं निकाला जाता है तो उसकी यूनिट या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है या फिर किलोमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर उसके ऊपर लगता है। तो एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। अब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, ओम मीटर। तो इस तरह से हमने रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट निकाल दी है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये जो रो होता है इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम शॉर्ट में इसको केवल क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इस चैप्टर में अब हम आगे जब भी रेजिस्टिविटी वर्ड आ जाएगा हम समझ जाएंगे कि हमें उसकी जगह क्या लिखना है, रो लिखना है। और रो की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये यूनिट आती कैसे है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। लेकिन रजिस्टिविटी के बारे में अभी हमें बहुत सारी और भी बातें समझनी है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा उन पर। तो रजिस्टिविटी के बारे में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। ये किसी भी मटीरियल की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ज़रा इसको समझने की कोशिश करो, इस लाइन को। ये लाइन तुम्हारी बुक में ही लिखी हुई है कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। अब जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये समझा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। किसी भी तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और एरिया पर भी डिपेंड करता है। किसी भी तार का एरिया अगर बड़ा कर दिया जाता है तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और वो जो एरिया था वो कौन सा एरिया था, वो ये वाला एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको मोटा करेंगे तार को जितना, उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है लंबाई पर डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कॉपर का है, स्टील का है, या किस चीज़ का है। तो रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये फिक्स रहती है। हर मटेरियल की एक फिक्स रेजिस्टिविटी होती है। जैसे कि कॉपर जो होता है उसकी एक फिक्स रेजिस्टिविटी होगी। सिल्वर जो है, सिल्वर को क्या बोलते हैं हम, एजी, सिल्वर को हम एजी बोलते हैं, उसकी भी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। इसी तरह से आयरन की रेजिस्टिविटी भी फिक्स होगी। अब कॉपर का तार चाहे तुम मोटा ले लो चाहे पतला ले लो, रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिल्वर का तार भी लंबा ले लो चाहे छोटा ले लो, रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आयरन के केस में, आयरन का लंबा तार लो, छोटा तार लो, मोटा तार लो, आयरन की रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती, हर मटेरियल की एक फिक्स रेजिस्टिविटी होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो किसी भी हालत में बदलती नहीं है। हर मटेरियल की एक फिक्स रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस, कॉपर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, तो ये बात पूरी तरह से गलत होगी। कॉपर का तार अगर हम मोटा ले लेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कॉपर का तार छोटा ले लेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कॉपर का तार लंबा ले लेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन ये कौन, रेजिस्टिविटी, ये कभी नहीं बदलेगी। कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे लंबा तार लो, चाहे छोटा तार लो, चाहे मोटा तार लो, ठीक है। तो आप समझ गए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हर मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती, चाहे आप उसकी लंबाई को घटा बढ़ा लो, चाहे आप उसकी मोटाई को घटा बढ़ा लो। रेजिस्टेंस बदल सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। अब अपनी बुक में देखिए ज़रा, हमारी बुक में एक टेबल दी गई है। इस टेबल में अलग अलग जो वो होते हैं सब्सटेंस, उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकिल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, इन सब की रेजिस्टिविटी दे रखी है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब की जो रेजिस्टिविटी है ना, उसकी पावर देखो नेगेटिव है, माइनस में है, -8 इस तरीके से लिखी हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि पावर किस में है, माइनस में है। इसके बाद आते हैं एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होते हैं। जैसे आयरन, आयरन में निकल मिला दिया तो उससे क्या तैयार हो जाता है, स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, एक एलॉय है। जैसे ब्रास होता है, ब्रास मतलब पीतल, पीतल भी एक तरह की एलॉय होती है जो कॉपर और जिंक के मिलने से बनती है, ठीक है। तो एलॉय जो होते हैं वो मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। एलॉय की रेजिस्टिविटी में देखो
वहाँ तक पावर चल रही थी -8, अब पावर आ गई -6, यानी कि रजिस्टिविटी थोड़ी बढ़ गई। माइनस में अगर पावर कम होती है तो इसका मतलब वो चीज़ बढ़ रही है। तो एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो इन कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी से हाई होती है। इसके बाद अगर इंसुलेटर, इंसुलेटर में अगर आप पावर देख रहे हैं ध्यान से तो सारी की सारी पावर क्या है, प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उनकी पावर किस में है, प्लस में है। तो हमने इस टेबल में ध्यान से ये देखा कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव है। एलॉय की रजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पावर थी -8, लेकिन एलॉयज़ में पावर कितनी है, -6 है। तो -6 पावर अगर नेगेटिव में कम हो जाती है तो इसका मतलब रजिस्टिविटी बढ़ गई है। तो एलॉय की रजिस्टिविटी कंडक्टर की रजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो रजिस्टिविटी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कभी बदलती नहीं है। सिल्वर की रजिस्टिविटी हमेशा यही रहेगी, चाहे सिल्वर का लंबा तार लो, चाहे छोटा तार लो, चाहे पतला तार लो। ठीक है, हमने इस टेबल से हमें क्या पता चला कि सबसे कम रजिस्टिविटी कंडक्टर की होती है, इसीलिए उनके अंदर करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। उससे ज़्यादा रजिस्टिविटी एलॉय की होती है और सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है, इसलिए उनके अंदर करंट का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। उम्मीद है कि ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी और आप टेंशन मत लीजिए, ये टेबल आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी। जब भी सवाल आएगा एग्जाम में तो रजिस्टिविटी लिख के देंगे कि रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज दिस, ऐसे लिख के दिया जाएगा। ये टेबल आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी। जो टेबल आपको याद करनी होगी उसके बारे में आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन ये याद नहीं करनी और इसे तुम याद कर भी नहीं सकते। देखो क्या क्या वैल्यूज़ हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ जो पैराग्राफ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे इसे बुक में ही पढ़ाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि मेरी बुक जो है काफ़ी गंदी हो रखी है, जिस बच्चे से भी मैंने ली थी। तो इस पैराग्राफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अपनी बुक साइड में रख लीजिएगा। टेबल 12.2 रिवेल्स दैट, ये रही टेबल 12.2 जो हम देख रहे हैं। reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal। जो रजिस्टिविटी होती है किसकी, एलॉय की, जनरली हाइयर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। इसका मतलब यह है कि एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो जिन मेटल से मिलकर बनी है उससे ज़्यादा होती है। जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा था कि स्टील जो होता है, यहाँ पे देखिए, स्टील जो होता है वो आयरन और निकल के मिलने से बनता है। तो जो स्टील की रजिस्टिविटी होगी वो आयरन की रजिस्टिविटी और निकल की रजिस्टिविटी दोनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और वैसे भी हम इस टेबल में देख ही रहे हैं कि एलॉयज़ की जो रजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर की रजिस्टिविटी से या मेटल्स की रजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिलहाल इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो एलॉयज़ की रजिस्टिविटी है वो मेटल की रजिस्टिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एलॉय जिन मेटल से मिलकर बनी है उनसे उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी एलॉय आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। इसी वजह से उनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हीटिंग की जिनमें एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है कि हीटिंग डिवाइस जितनी भी होती हैं वो एलॉय की क्यों बनाई जाती हैं। तो हम आंसर में यही लिखते हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो एलॉय जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर भी आसानी से ऑक्सीडाइज होती नहीं है, आसानी से जलती नहीं है। इसीलिए जितनी भी हीटिंग डिवाइस होती हैं वो सब किसकी बनाई जाती हैं, एलॉय की बनाई जाती है। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वेयरस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। देखिए बल्ब आप सभी ने देखा होगा, बल्ब का डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। उतना अच्छा तो नहीं बन रहा लेकिन समझ तो आ ही जाएगा। ये अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, अब दिखाता हूँ। अब देखो ये मैंने यहाँ पे बल्ब बना दिया। तो बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का।
टंगस्टन का इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन एक एलॉय होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी आसानी से बर्न नहीं होता। तो ये टंगस्टन का बना हुआ है, तो जब इसमें मतलब ये जलता है तो उससे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो क्योंकि टंगस्टन एक एलॉय है जिसका ये बना हुआ होता है, तो इसलिए ये आसानी से जलता नहीं है। तो आपसे एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि टंगस्टन एक एलॉय है जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होती, बर्न नहीं होती, इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। और जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, ये लिखा है वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स। जैसे दो पोल लगे हुए हैं, दो पोल के बीच में जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है वो किसकी बनाई जाती हैं, एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। इसके अलावा तुम्हारे घर में जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, तुम्हारे घर में जो बिजली के तार लगे रहते हैं वो किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। अब ध्यान दो, कॉपर भी एक मेटल होती है और एल्युमिनियम भी क्या होती है, एक मेटल होती है। तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, उनके अंदर करंट आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइनें मेटल की बनाई जाती हैं। मैं ये सवाल आपको दिखा भी देता हूँ कि एक्सरसाइज में कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए जरा, ये हमारी बुक की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 18। पहला जो सवाल है ए पार्ट में लिखा है कि वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि टंगस्टन जो है वो एक एलॉय है जो हाई टेम्परेचर पर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी से हाई होती है, इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। मेन रीज़न क्या है कि टंगस्टन हाई टेम्परेचर होने पर भी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अभी मैंने आपको वो पैराग्राफ दिखाया था, ठीक है। और इसका ई पार्ट देखो, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइनें जो होती हैं उनमें कॉपर का और एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं वो मेटल्स हैं और मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से करंट इनके अंदर इजीली फ्लो हो सकता है, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइनों में कॉपर का और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। वापस उसी पेज पर चलते हैं। तो फिर से बता देता हूँ कि ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो सवाल तो मैंने तुम्हें अभी दिखाई दिए हैं कि, ठीक है। तो एक तो हो रहा कि टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और वेयर एज कॉपर एंड एल्युमिनियम जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। दोनों के आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं और बाद में आपको ये आंसर जो हैं वो लिखे हुए मिल भी जाएंगे। फिलहाल ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए खैर, इसके बाद हम आ गए हैं अगले पेज पर। पेज नंबर 208 है ये हमारी बुक का। अगर आपके पास बुक खुली हुई है तो 208 पेज नंबर निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 12.3, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इस पेज के, एक बार पूरा पेज देख लीजिए आप। ये पूरा पेज है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबको हमें ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। तो क्या पूछा गया, हाउ मच करंट, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। 220 वोल्ट, पीछे V लगा हुआ है तो समझ जाओ कि ये हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है। आगे लिखा है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ये क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेजिस्टेंस। और दूसरा ये जो यूनिट होती है ना ओम, इससे भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 1200 ओम। तो रेजिस्टेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और इनकी मदद से हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे एक और पार्ट है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने जो सवाल पढ़ा है उसमें हमें करंट तो निकालना है, और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था 220 वोल्ट, और एक और चीज़ दे रखी थी हमें, रेजिस्टेंस दे रखा था 1200 ओम। एक बार फिर से आप बुक में देख लीजिए, ये था 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, और 1200 ओम क्या दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, और हमें क्या निकालना था, करंट निकालना था, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, R = V/I।
ये फार्मूला हमने ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि V और I का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें I निकालना है तो I को तो हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और R चला जाएगा डिवाइड में V/R। V की जगह पर आ जाएगा 220 और R की जगह पर क्या आ जाएगा 1200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम ये कैंसिल और 2 से 60 बार ये कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया 11/60 एम्पियर। क्लियर। अभी इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, 11 को 60 से डिवाइड कर देता हूँ, देखता हूँ कितना आता है, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, फार्मूला लगाया, आसानी से करंट निकाल लिया। अब करते हैं बी पार्ट, देख लेते हैं बी पार्ट में क्या दे रखा है। फिर से अपनी बुक में आइए, तो बी पार्ट में लिखा है हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। देखो, पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस था 1200 ओम और अब रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। और इस बार भी हमें करंट ही निकालना है। ये देखो, ये लिखा हाउ मच करंट, फिर से हमें करंट निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन रेजिस्टेंस बदल गया है, तो फिर से हमें करंट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस बदल गया है। पहले रेजिस्टेंस 1200 था और अब रेजिस्टेंस हो गया है कितना 100 ओम। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं करंट। फिर से ये फार्मूला लगाएंगे, I = V/R। V की जगह 220 और R की जगह कितना आ गया 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22/10 2.2 एम्पियर। तो बड़ी आसानी से हमने इसको निकाल दिया। एग्जाम्पल 12.5 उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक और आसान एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल 12.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो हमें क्या दे रखा है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, वैसे भी V लगा होता है ना पीछे, तो उससे पहचान जाते हैं। फिजिक्स में क्या होता है कि यूनिट से भी पहचान जाते हैं हम कि हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है या रेजिस्टेंस दे रखा है या फिर करंट दे रखा है। ठीक है, अगर इसके पीछे ओम लगा होता तो हम समझ जाते कि ये रेजिस्टेंस है, और अगर इसके पीछे A लगा होता, कैपिटल A एम्पियर, तो हम समझ जाते कि ये इलेक्ट्रिक करंट दिया है। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर, ए लगा हुआ है ना इसके पीछे, फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ द करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो सोर्स से 4 एम्पियर का करंट ले रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए 120 कर दिया जाए, तब ये हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो सवाल को अब आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो हीटर करंट ले रहा था 4 एम्पियर। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया, 120 वोल्ट कर दिया, तो अब हीटर कितना करंट लेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो अब इसे करेंगे कैसे ये समझिए। V और I जो दे रखे हैं ना, इनकी मदद से पहले हम उस हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, R = V/I वाला फार्मूला लगाकर, ओम्स लॉ का जो फार्मूला है ना उसको लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं और रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। V की जगह पर 60 आ जाएगा और I की जगह पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 से 15 टाइम कैंसिल आ जाएगा, तो 15 ओम जो है उस हीटर का क्या आ गया रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 ओम, क्योंकि हीटर तो वही चल रहा है। हमने केवल एक चीज़ में बदलाव किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 60 वोल्ट था उसको बढ़ाकर हमने 120 वोल्ट कर दिया। तो उस टाइम करंट 4 एम्पियर आ रहा था, अब करंट कितना आएगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस हमने निकाला उसको यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है। इसकी वजह क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 15 ओम, उसको हमने वहाँ पे यूज़ क्यों कर लिया। तो इसकी वजह यह है कि जो हीटर यहाँ पे था वही हीटर वहाँ पे है, सिर्फ एक चीज़ में बदलाव हुआ है
कि पोटेंशियल डिफरेंस 60 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया है, तो करंट में क्या चेंज होगा वो हमें निकालना है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो हीटर यहाँ पे था वही हीटर वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो सेम हीटर अगर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो हीटर का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है 15 ओम, वही रेजिस्टेंस हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम यही फार्मूला लगाते हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, क्योंकि हमें इस सवाल में I निकालना है तो I को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर आ जाएगा। V की जगह क्या आ जाएगा 120 और R की जगह क्या आ जाएगा 15, और 15 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार जाएगा 15 8 जा। ठीक है, तो जो करंट इस बार जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। क्लियर। अब इस सवाल को हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि V जो होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V अपॉन आई इस तरह से लिख लेते हैं। मैथ्स में डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन हमने पढ़े थे 8th क्लास में, उसका यूज़ कर रहे हैं हम। तो V जब 60 था तो I कितना था 4 था, और V जब 120 था तो I कितना होगा ये हमें पता लगाना था। अब हम क्या कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 इंटू 4 और 60 आ जाएगा x की जगह पर। ठीक है, तो 60 से 2 टाइम कैंसिल और 2 4 जा कितना आ गया 8 आ गया। तो मैथ्स का इस्तेमाल करके भी इस सवाल को किया जा सकता था, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ये तो मैंने खाली आपको वैसे ही समझा दिया। तो अभी हमने इधर वाली जो चीज़ें दे रखी थी V और I, उनकी मदद से पहले R निकाला, फिर इस R को हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया, क्योंकि हीटर नहीं चेंज हुआ है, हीटर जो यहाँ पे था वही हीटर वहाँ पे भी है, और V हमें पता ही था, हमने आसानी से फार्मूला लगा के I निकाल दिया। तो एग्जाम्पल 12.4 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब हमारे सामने आ चुका है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखे हैं 12.3 से लेकर 12.6 तक, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, और इसके जैसा मैं एक सवाल भी करवाऊंगा जो एक्सरसाइज में दे रखा है, तो दोनों को ढंग से समझना पड़ेगा। तो सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें मिली है वो वायर की लंबाई मिली है, लेंथ 1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज 26 ओम, रेजिस्टेंस इज 26 ओम। यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि 10वीं क्लास में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर क्या दे रखा है 0.3 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, क्या निकालना है हमें, रेजिस्टिविटी निकालना है। आज के लेक्चर की शुरुआत में हमने समझ लिया था रेजिस्टिविटी किसको कह रहा है, ये रो को कह रहा है, रो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो हमें निकालना है। ठीक है, एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल। टेबल 12.2 जो अभी देखी थी ना आपने थोड़ी देर पहले, उसका इस्तेमाल करके मटेरियल को प्रिडिक्ट भी करना है, मतलब पता लगाना है कि यहाँ पे जो हमने सवाल किया है ये किस मटेरियल के बारे में था। तो इसे तो हम देखेंगे बाद में, पहले इतना निपटा लेते हैं। एल दे रखा है, आर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। तो इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि रो तो हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमें पता है, लेंथ हमें पता है, लेकिन हमें एरिया नहीं पता। अब ये जो एरिया है इसके बारे में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि ये एरिया ऐसे होता है सर्कल की शेप में, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इसको देखिए ज़रा, मान लो कि ये एक कंडक्टर है, एक वायर है। अब वायर को ऐसे करके देखेंगे ना अपनी तरफ से, तो ये जो एरिया दिखाई देता है इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया हमें अभी क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्योंकि ये एरिया सर्कल के जैसा होता है, तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला हम लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। अब उसके लिए हमें रेडियस चाहिएगी, और रेडियस कहाँ से निकलेगी, डायामीटर से निकलेगी।
लेकिन ये जो डायमीटर है ना, ये किस में दे रखा है, मिलीमीटर में। तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे काम करने हैं। तो डायमीटर जो दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। उसके लिए हम 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये बदल जाएगा मीटर में। अगर हम छोटी क्लास में होते तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते। मान लो हम 8वीं में होते तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते, 1000 से डिवाइड करते। लेकिन अभी हम 10वीं में हैं, तो 1000 से डिवाइड करने के बजाय हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। बात एक ही होती है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आप 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी वही बात है। और इसको क्या होता है कि ये 3 जीरो है ना, ऐसे करके हो जाता है, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो 0.3 × 10⁻³ बन जाएगा। तो ये काम हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार होगा ऐसा कि मिलीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁻³ से। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो इसका डेसिमल तुम देख रहे हो, इस डेसिमल को हटा देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं, 3.0 बना देते हैं इसको। तो 10 की पावर हो जाएगा -4, ठीक है। और अब इस जीरो को भी हटा दो, 3 × 10⁻⁻4, ये आ गया क्या, डायामीटर। दोबारा देखो, ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल जो है, मतलब डेसिमल को हम एक प्लेस इधर ले गए यहाँ पे, तो जब हम डेसिमल को एक प्लेस इधर ले जाएंगे तो माइनस की जो एक पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो डायामीटर अब हमारा सही हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस निकालने के लिए d/2 करते हैं, ठीक है। अब d हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁻4, इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। पूरे के नीचे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, खाली 3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो रेडियस कितनी आ जाएगी डिवाइड करने के बाद, 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर रेडियस आ चुकी है। अब रेडियस आ गई तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, πr², क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसा होता है, सर्कल के जैसा होता है। पाई की वैल्यू रख दो 3.14, 22/7 मत रखना इन सवालों में, 3.14 रखना। रेडियस अभी अभी निकाली है, उसको रख देते हैं 1.5 10⁻⁻4, और देखो स्क्वायर हो रखा है ना, तो ऐसे करके स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 इसे 2 बार लिखेंगे, 1.5 1.5, और 2 4 जा 8 10⁻⁻8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने 2 बार लिख दिया उस पावर की वजह से। अब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। तो जब मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके आया 7.065, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है। इस फार्मूले के लिए रेजिस्टेंस तो पता ही था, ये रहा, लेंथ भी पता थी, ये रही, और एरिया भी पता चल चुका है, ये अभी अभी निकाला है। और ये जो बची हुई चीज़ है ना, ये हमें फाइंड करनी है, और ये सब हम करते हैं अगले पेज पर। फिलहाल इस पेज का समझ लेते हैं एक बार क्या है, क्योंकि इस सवाल में हमें रेजिस्टिविटी निकालनी थी और ये सब चीज़ें हमें दे रखी, तो हमें फार्मूला याद होगा कि ये वाला फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास था, लेंथ भी हमारे पास थी, लेकिन हमारे पास एरिया नहीं था। हमने देखा कि एरिया ऐसा होता है सर्कल के जैसा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है πr²। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस कहाँ से आएगी, डायामीटर से आएगी। लेकिन सबसे पहले हमने डायामीटर को मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फिर डेसिमल को एक साइड मतलब एक प्लेस राइट में ले गए। जब डेसिमल को एक प्लेस राइट में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी, -4 हो गई। डेसिमल राइट में चला गया, इधर से इधर आ गया, फिर हमने इसको हटा दिया, क्योंकि बाद में डेसिमल लगा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मान लो कहीं पे 4.0 लिखा है तो उसको 4 ही तो लिखेंगे हम। तो ये डायमीटर आ गया। डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को 2 से डिवाइड करा, 1.5 आ गया, और पावर ये लगी हुई है। रेडियस आने के बाद फिर हमने एरिया निकाला πr² फार्मूला लगाकर।
तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जगह ये पूरा लिख दिया और उसका स्क्वायर ऐसे कर दिया। फिर इसको 2 बार लिखा, 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन सब की इंटू कर दी तो ये आ गया, एरिया आ चुका है। अब ये फार्मूला लगाते हैं अगले पेज पर। तो फार्मूला तो मैंने अगले पेज पर लगा दिया है। हमें रो निकालना है, तो रो को वहीं पे रखा, ए की इसमें मल्टीप्लाई कर दी आर में, और एल जो है वो चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ऐसे पहले भी हो चुका है। अब इनकी वैल्यू रखो, आर कितना दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है 26 और एल दिया हुआ है 1, और एरिया ये निकाल रखा है। सारी चीज़ें रख देता हूँ, तो आर की जगह 26 आ गया, एरिया जो निकाला था वो था 7.065 10⁻⁻8, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 1। अब ये जो 1 है ना, इसे लिखो चाहे मत लिखो, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, इसको हटा देता हूँ। तो 26 इंटू 7.065 इंटू 10⁻⁻8 आ गया। अब 26 की ना इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। तो अभी हमने क्या किया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। अब क्या होता है कि फिजिक्स में जब भी हम आंसर देते हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल जो होता है वो जो सबसे पहली डिजिट होती है ना उसके ठीक बाद में लगा हुआ होता है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ होता। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे, और ये पहुँचा दिया। लेकिन इसके बदले में हमें कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर ये जो -8 पावर है ना, अब जब डेसिमल को आप 2 प्लेस लेफ्ट में खिसकाएंगे तो माइनस की पावर 2 कम हो जाएगी और ये रह जाएगी कितनी, 6। अभी हमने थोड़ी देर पहले एरिया वाले में देखा था कहीं पे, ये देखो ये था ना डायमीटर जब निकाला था, तो डेसिमल को जब राइट में ले गए थे तो ये पावर बढ़ गई थी माइनस की, और अभी हम डेसिमल को ले गए हैं लेफ्ट में, तो ये जो माइनस की पावर है ये घट जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेस तक ही आंसर देते हैं, तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे 4 कहाँ से आ गया। तो देखो ये जो 3 है ना, 3 के आगे वाली डिजिट अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो इनको तो हटा देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। इसे राउंड ऑफ करना बोलते हैं, 6ठी क्लास में सिखाया जाता है ये। और अगर ये डिजिट 5 से कम होती तो इसको ऐसे ही हटा देते और खाली 3 यहाँ पे रह जाता। अभी क्योंकि ये 5 या उससे ज़्यादा है इसलिए इसमें 1 प्लस करके तब इसको हटा देते हैं। तो ये ऐसा आता है। रजिस्टिविटी आ चुकी है। रजिस्टिविटी की क्या यूनिट होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो रजिस्टिविटी निकल गई है इस सवाल की। लेकिन हमसे एक और चीज़ उसने कही थी, कह रहा था कि यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल। टेबल 12.2 का इस्तेमाल करके मटेरियल को प्रिडिक्ट करो, तो अभी करवा देता हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने जो रजिस्टिविटी निकाली है नीचे देखो वो कितनी आई है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अब इस पूरी टेबल में जब ढूंढोगे ना तो यहाँ पे मिलेगी, ये देखो ये रही, दिख तो रही होगी 1.84 इंटू 10⁻⁻6। तो ये किसकी रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है मैग्नीज़ की। तो जो मटेरियल है ना वो क्या हुआ, मैग्नीज़ हुआ। तो आ गया सवाल पूरा समझ में बढ़िया तरीके से। एक बार फिर से देख लो, पका दूंगा मैं तुम्हें सवाल सिखा के। ठीक है, पकाने से मतलब बढ़िया सिखा दूंगा। तो ये हमें पूरा सवाल दे रखा था, इसमें से हमने कुछ चीज़ों को ढूंढ कर निकाला। लेंथ निकाल ली, रेजिस्टेंस निकाल दिया, और ये क्या था, ये था डायमीटर, डायमीटर निकाल दिया, और रेजिस्टिविटी हमसे पूछी गई थी। सबको लाइन लगा के ऊपर लिख दिया। डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया पहले, फिर उससे हमने क्या निकाली, रेडियस निकाली, रेडियस से एरिया निकाला। जब सब चीज़ें हमारे पास आ गई तो रो रेजिस्टिविटी निकालनी थी, ये फार्मूला हमने लगा दिया अगले पेज पर। अगले पेज पर इस फार्मूले को लगाने के बाद, क्योंकि ये निकालना है तो सबको उधर ले गए, आर को उसमें जाके इंटू कर दिया, एल को नीचे ले गए, ये आ गया। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दी, एरिया जो निकाला था वो रख दिया, रेजिस्टेंस जो दे रखा था वो रख दिया, लेंथ जो दे रखी थी वो भी रख दी। अब नीचे इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं 1 की, इसको हटा दिया, ये बचा, फिर इंटू कर दी, ये आ गया। फिर डेसिमल को 2 प्लेस उधर ले गए राइट में, तो पावर जो है ना 2 कम हो गई माइनस की, और फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया और रजिस्टिविटी आ गई। फिर टेबल से मिला लिया कि ये रजिस्टिविटी किसकी है, ये रजिस्टिविटी है मैग्नीज़ की। उम्मीद है कि इस अच्छे एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज देखो ज़रा।
देखो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये उसी एग्जाम्पल के जैसा है जो हमने अभी अभी निपटाया है, ठीक है। तो जब तक मैं अगला लेक्चर करवाता हूँ या फिर जब तक मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तब तक आप इस सवाल को खुद करके देख लीजिएगा और बाद में फिर मेरे से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर जा चुका है। और बस मेहनत से पढ़ते रहिए, जितना यहाँ तक मैंने पढ़ाया है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।